तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान के का जो आपका इकाई 8 है, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में संसद देखा था। संसद में लोकसभा और राज्यसभा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, और इसके बाद का एक और नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल और प्रधानमंत्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बारे में। क्लियर है? आज हम राष्ट्रपति को पूरा कंप्लीट देखेंगे। पीडीएफ नोट्स छोटा है, बट वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड तक, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था संसद के पहले वाले वीडियो में किसके बारे में, आपके डीपीएसपी के बारे में। मौलिक अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये तत्व हो गए। तो डीपीएसपी जो होता है आपका दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये था आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक था, ठीक है। और 51 का में क्या था आपका, आपके मूल कर्तव्य, ठीक। पहले 10 थे, अभी 11 हैं। इसके बाद अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक। भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, सारी बातें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले तो आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये था दोस्तों भाग 4 में, ठीक है। और अनुच्छेद 51 का जो था वो भाग 4 के क में था। इसके बाद आता है दोस्तों भाग 5। भाग 5 में भारत का राष्ट्रपति मिलेगा आपको। क्लियर है? भारत के राष्ट्रपति की बात करूंगा 51 के बाद। जब अगला जो आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 52, यहाँ से आपका भारत का राष्ट्रपति स्टार्ट हो जाता है। अनुच्छेद 52 बोलता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बोलता है कि कार्यपालिक शक्ति सारी की सारी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। क्लियर? 52 हो गया, 53 हो गया। अनुच्छेद 54 की बात करूं मैं, 54 आर्टिकल की, तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 54 जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए आपको संसद में 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदन करने वाले चाहिए। 50 आपके नाम का अनुमोदन करेंगे और 50 आपके नाम का प्रस्ताव करेंगे। कुल मिलाकर के 100 लोग आपको चाहिए यहाँ पे, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के रूप में। इसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और नवीनतम प्रणाली में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए निर्वाचित सदस्य को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्लस में जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 के बाद अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। तो निर्वाचन की पद्धति, मतलब आखिर इलेक्शन कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्यों अप्रत्यक्ष होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, ठीक है। विधानसभा के चुनाव के लिए हम विधायकों को क्या करते हैं, चुनते हैं, जाकर के हम अपना मत डालते हैं, वोट डालते हैं और विधायक को चुनते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, ठीक है, वो लोग वोट डालते हैं आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। हम लोग डायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जो होते हैं निर्वाचित, जिनको जनता चुन करके भेजती है, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित। लोकसभा, राज्यसभा में सभी मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ वही लोग हिस्सा लेते हैं जिनको देश की जनता ने चुन करके भेजा है, मतलब वोट के माध्यम से चुन करके भेजा है। क्लियर हुआ? निर्वाचन की पद्धति जो होती है महामहिम राष्ट्रपति जी की, वो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली। यहाँ पे गुप्त मतदान होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो राष्ट्रपति जी की चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। क्लियर? अगला है अनुच्छेद 56 बोलता है राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर उन पर महाभियोग न लगाया गया, या अगर उनकी किसी आकस्मिक मृत्यु ना हो गई, या उन्होंने स्वयं अगर अपना इस्तीफा ना दे दिया, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और 5 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनः नियुक्ति। देखिए, पुनः नियुक्ति का मतलब है कि एक ही व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, बन सकता है।
और अमेरिका के संविधान में ऐसा है कि वहां का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो सिर्फ 2 बार ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद वहां का वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसे कि हम देखे हैं बराक ओबामा को, हमने देखा है बराक ओबामा 2 लगातार टर्म तक राष्ट्रपति रहे हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, क्योंकि वहां की संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लगातार 2 बार के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, नॉमिनेट हो सकता है। आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 58 योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 58 जो है दोस्तों योग्यता की बात करता है कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नागरिक नहीं बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य होना चाहिए, चुनाव के समय वह किसी लाभ के पद को धारण ना करे। ये सारी शर्तें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य हो और चुनाव के समय वह किसी लाभ के पद पर ना हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। तो यह शर्त बोलता है, शर्त वही लाभ का पद जो है आपका वो शर्त है, और शर्त के बारे में भारतीय संविधान का में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। शर्त का जो पद होता है ये, ठीक है, कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। इसका जो डिसीजन है वो संसद करती है। और अनुच्छेद 60 जो है, ये महामहिम राष्ट्रपति जब कोई बन जाते हैं तो वो शपथ लेते हैं। ठीक है, 60 में क्या है, शपथ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाते हैं। और उनके एब्सेंस में जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी अनुच्छेद 52 से लेकर के 60 तक महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में। अब अनुच्छेद 61 क्या बोलता है दोस्तों? अनुच्छेद 61 मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग को अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पीचमेंट। क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट। क्लियर हो गया? इसका क्या मतलब है इम्पीचमेंट का? तो महाभियोग मतलब अगर राष्ट्रपति का कोई काम गलत है या राष्ट्रपति को हटाया सिर्फ एक आधार पर जा सकता है, कब? जब वह संविधान का अतिक्रमण करेगा। राष्ट्रपति को जनरली नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसका जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत लेंदी है। ठीक है, इसे संसद जो है वो पूरा बहुमत से पास करेगा, प्रस्ताव पारित करेगा, बहुत सारी चीजें वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, और इसे महाभियोग के प्रोसेस को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अमेरिका से ही हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है, मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिका से लिया है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि महाभियोग कब लगा सकते हैं या क्यों लगा सकते हैं, तो जब संसद को जब ऐसा महसूस हो कि राष्ट्रपति जो है वह भारत के संविधान पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, तब महाभियोग उन पर लगाया जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या महाभियोग के लिए कोई एक सदन जरूरी है? तो जी नहीं, महाभियोग दोनों सदनों में किसी सदन में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। ठीक, प्रस्ताव लाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे कुल उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य जो होंगे वो क्या करेंगे? हस्ताक्षर करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 1/4 मेंबर साइन करेंगे और फिर वो सदन जो है 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा। सपोज करिए लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव आता है तो 1/4 मेंबर साइन करेंगे और 2/3 बहुमत से वह क्या किया जाएगा? वह प्रस्ताव पास कराया जाएगा। फिर वह अगले में जाएगा, लोकसभा में अगर आया है तो लोकसभा से जाएगा राज्यसभा, और अगर राज्यसभा में यह प्रस्ताव आया है तो राज्यसभा से जाएगा लोकसभा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रस्ताव आया है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या देना है? सूचना देना आवश्यक है। जिस सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ठीक है, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करनी है? सूचना देनी है। क्लियर? ताकि क्या होता है, 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति संसद के उस पार्ट में, लोकसभा या राज्यसभा में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज करके या स्वयं उपस्थित होकर के अपना जो है बता सके कि भाई हाँ मैंने ऐसा किया है, नहीं किया है, या क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो समझा सके। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आया है, लोकसभा ने पास करके वह राज्यसभा गया, राज्यसभा भी अगर इस प्रस्ताव को पास कर देती है, सबसे पहले तो 2/3 बहुमत से अगर पास करेगी, और जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, तत्काल उसी समय से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा या राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये महाभियोग का प्रस्ताव होता है। दोनों सदनों में किसी भी एक सदन में आ सकता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसमें यह है
कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो इनको हटाने के लिए इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही हिस्सा लेते हैं और सभी के सभी पूरे मेंबर हिस्सा लेंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को चुनने में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर्स प्लस नवीनतम प्रणाली में दिल्ली, पुडुचेरी और आपका जम्मू कश्मीर विधानसभा को भी शामिल किया गया है, इनके निर्वाचित मेंबर्स को। लेकिन हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर ही आपको लगेंगे। सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर इसमें भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 61 के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो अनुच्छेद 72 में जो है ये जो 72 आर्टिकल है ये राष्ट्रपति की कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए राष्ट्रपति की, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति जो है उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। किसी को आजीवन कारावास हुआ है तो उसको माफ करके वह 2 साल, 4 साल, 5 साल में, या किसी को बहुत समय के लिए सजा हुआ है 8-10 साल के लिए, और उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए राष्ट्रपति उसकी सजा को खत्म कर सकते हैं, या 10 साल को 5 साल या 2 साल कर सकते हैं। तो ये सब राष्ट्रपति को क्या होता है, क्षमा दान की शक्ति दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान की शक्ति है, ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। क्षमा दान की शक्ति जो होती है दोस्तों, ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्षमा। क्षमा मतलब होता है कि पूर्णतः माफ कर देना, मतलब कि उसने कभी अपराध किया ही ना हो। ठीक है, उसको क्या किया है राष्ट्रपति जी ने, पूर्णतः माफ। क्षमा मतलब पूरी तरीके से माफ कर दिया। लघुकरण मतलब होता है, लघु मतलब होता है छोटा, लघु मतलब होता है क्या है, छोटा या कम। तो सजा की प्रकृति में बदलाव कर दिया। लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति में बदलाव, जैसे मृत्युदंड था उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। परिहार मतलब होता है दोस्तों सजा की मात्रा को कम कर देना, जैसे 10 साल है तो 5 साल कर दिया, 14 साल है तो 3 साल कर दिया, 2 वर्ष का है तो उसको 1 वर्ष कर दिया। ठीक है, विराम की अगर बात कर लें तो विराम जो होता है विशेष परिस्थितियों में सजा कम की जाती है, जैसे कि मान लीजिए किसी को अपंगता हो गई, महिला अगर प्रेग्नेंट है। ठीक है, इस तरह की विशेष परिस्थितियों में विराम का उपयोग राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। प्रविलंबन की अगर हम बात करें, प्रविलंबन में क्या होता है, किसी सजा को कुछ समय के लिए टाल देना। ठीक है, जैसे कोई फांसी वांसी का केस है तो उसको कुछ समय के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि फांसी की सजा राष्ट्रपति जी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी उसको माफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई केस आता है तो प्राविलंबन के तहत वो कुछ समय के लिए उसको टाल सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास ये 5 प्रकार की विशेष स्पेशल पावर है न्यायिक शक्ति के तहत: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन। अनुच्छेद 72 के तहत ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति जी की देखने को मिलती हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जी की कुछ स्पेशल पावर्स देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। जैसे पहला है आपका कार्यकारी शक्तियां। तो जितने भी बड़े बड़े सरकारी आयोग, इनके जो अध्यक्षों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर है। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति, उसके बाद आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष, इस सब की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये सारी नियुक्तियां जो होती हैं ये कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। अगला है दोस्तों विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया है, जैसे अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश सिंपल सा मतलब है, अध्यादेश मतलब देश के लिए कोई कानून। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, सपोज करिए जैसे कि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय देश में किसी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, और अध्यादेश के माध्यम से वह कानून पास हो जाता है और वह कानून बन जाता है, कोई कानून बन जाता है। ठीक है, इसका कंडीशन ये रहता है कि जब भी सदन सत्र जब आएगा लोकसभा राज्यसभा का संसद का, उसमें इस बिल को बहुमत के साथ पास कराना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इस अध्यादेश को क्या करना होगा, पारित कराना आवश्यक हो जाएगा। तो जब संसद के दोनों सदनों में कोई भी एक सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। क्लियर हो गया। 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन कराना जरूरी होगा। ठीक, कंडीशन ये और क्या क्या है कि अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं।
क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट अध्यादेश से संबंधित। उसका होता है दोस्तों, इसका अगला है संयुक्त अधिवेशन। मैंने पढ़ाया हुआ है इससे पहले संसद वाले टॉपिक में। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, कोई बिल आया, मान लीजिए कोई विधेयक आया और उस पर दोनों सदनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, पास नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति जी के पास अधिकार होता है कि अनुच्छेद 108 के तहत वह संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करते हैं, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स एक साथ बैठकर उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और वोटिंग होती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति जी। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करेगा, इस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा, आर्टिकल 108 108 में। अगला है दोस्तों 111 में है, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को मना कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, ये उनका स्वयं का डिसीजन है, वीटो पावर। जैसे डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में राष्ट्रपति जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। और अगला है विधायी शक्ति में एक इंपॉर्टेंट है, संसद में मनोनयन। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का, जो अब समाप्त हो चुका है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति करते हैं, जो किसी विशेष खेल, कला, साहित्य या विज्ञान या किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को राज्यसभा में 12 लोग का मनोनयन भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। आगे बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति जी के पास क्या होता है, कुछ वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। अब वित्तीय शक्तियां क्या हो सकती हैं, ठीक है, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट जब संसद के समक्ष रखा जाता है, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक को लोकसभा के पटल पर नहीं रखा जा सकता है, राष्ट्रपति जी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280, ये भी आपका वित्त आयोग की बात कर लेंगे तो वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्त आयोग आर्टिकल 280, ठीक है, ये भी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ही आएगा। न्यायिक शक्तियों में हमने दोस्तों बात कर लिया क्षमादान वाली सारी चीजें। सैन्य शक्तियों की बात करेंगे तो हमारी तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। मतलब इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा, या इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ होता है, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद 6वां नंबर है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां मतलब देश का किसी के साथ युद्ध हो जाए, भारत किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर दे, दूसरा देश भारत पे आक्रमण कर दे, या भारत के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, तो ये सारी जो शक्तियां होती हैं आपातकालीन। आपातकाल लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। इमरजेंसी कहां से लिया गया है, तो इमरजेंसी का प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी इमरजेंसी। तो आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं और ये भी भारत के राष्ट्रपति को मिलती है। जैसे आपातकालीन शक्तियों की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 बोलता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 बोलता है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 बोलता है वित्तीय आपातकाल। क्लियर हो गया। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी राष्ट्रपति जी से संबंधित, राष्ट्रपति जी की शक्तियां। पीडीएफ में मैंने कम बताया है, पर वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया आपके साथ। राष्ट्रपति जी का जो सैलरी होता है वो होता है 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे। क्लियर होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच सलाह की मुख्य कड़ी होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच सलाह की मतलब उनके बीच मुख्य कड़ी होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक। आपको बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।